जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस 6 माह के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपन वास्तु को विभिन्न विषयों को शास्त्र के आधार पर देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न जो भ्रांतियां प्रचलन में आ गई है उसका निवारण भी करने का, देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्रृंखला में जैसे अभी अपन ने वो गूगल फॉर्म दिया फिल करने को पार्टिसिपेंट्स को, वो आपको भेजा जा चुका है। तो उस गूगल फॉर्म को जिन्होंने फिल किया तो उसमें हमने एक विषय रखा था कि आपकी जिज्ञासा क्या है। तो उसमें रिमेडीज के संबंध में अधिकांश की जिज्ञासा रही कि वास्तु को जानना है, समझना है, साथ ही साथ रिमेडीज या कंसल्टेंसी से रिलेटेड ज्यादा जिज्ञासा रही। प्रश्नोत्तर में अपन ने शास्त्र के विषय में समझा। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन 2 चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। एक अपन देखेंगे रिमेडीज क्या है वास्तु में, क्योंकि रिमेडियल वास्तु का प्रचलन अभी अधिक चल रहा है। तो उस रिमेडियल वास्तु को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए जब अपने को रिमेडीज करना हो तो सबसे पहले दोष पता होना चाहिए कि दोष क्या है जिसकी रिमेडी करेंगे। वास्तु के संबंध में जब अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो वास्तु के ग्रंथों में जो दोष लिखे हैं वास्तु से रिलेटेड, उनको हल्का सा ग्लिम्स या झलक के रूप में देखते हैं। उसके पश्चात आज यदि समय रहेगा तो एक ग्रंथ की विषय वस्तु देखेंगे कि वास्तु के ग्रंथों में आखिर लिखा क्या होता है। जैसे कल अपन ने देखा, समझा कि जिज्ञासाएं रही कि वास्तु के जो ग्रंथ हैं कौन सा स्टडी करना, मानसार करना, महमत करना, मनुष्यालय चंद्रिका करना, राजवल्लभ है, विश्वकर्म प्रकाश, सम्रांगण, सूत्रधार, किसको स्टडी करना। तो इसलिए एक ग्रंथ की विषय वस्तु अपन देखेंगे कि शास्त्र में लिखा क्या है। और चूंकि जिज्ञासा कंसल्टेंसी से रिलेटेड है तो वास्तु के ग्रंथों में जो वास्तु दोष हैं और उसके कारण होने वाले जो दुष्परिणाम हैं, इनको भी देखेंगे और उसकी क्या रेमेडीज है। अपन ने अलग से भी एक पुस्तक पब्लिश की है। उस पुस्तक में विश्वकर्म प्रकाश में और सम्रांगण सूत्रधार में जितने भी वास्तु दोष दिए गए हैं वो सब अपन ने एक जगह इकट्ठा किए। तो यहां संक्षेप में देख रहे हैं कि वास्तु दोष होता क्या है। तो वास्तु दोष जैसा अपन ने कल परिभाषा में देखा, भूमि, भवन, यान और शयन। तो भूमि के अंदर भी, चाहे भूमि का आकार हो या भूमि के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे उसको जियोलॉजी कह दो, कुछ कह दो, तो भूमि के अंदर के भी दोष हो सकते हैं। और भूमि के अंदर के दोष, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं वहां पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति के माध्यम से, कि वहां जो भी प्लांट है, वेजिटेशंस हैं, झाड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, उनमें क्या कोई एबनॉर्मलिटीज है क्या, उससे भी वास्तु दोष का पता लगता है। और भूमि में आकार का दोष है, रंग से रिलेटेड, उसी जैसे भूमि, मिट्टी के रंग बताएं, वास्तु के सभी ग्रंथों में मिट्टी के रंग बताएं कि सफेद रंग की मिट्टी जो है वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को इन्हांस करती है। रेड कलर कह लो, तांबा कलर कह लो।
तो वो मिट्टी की रंग के माध्यम से रंग के गुण बताएं कि जब अपन वास्तु में इंटीरियर में व्हाइट कलर को यूज करते हैं, अधिक से अधिक जब इंटीरियर में घर के अंदर, चाहे वो दीवारों हो, चाहे पर्दे हों, चाहे कर्टन है, बेडशीट है, जब इंटीरियर में अपन व्हाइट कलर का उपयोग ज्यादा करते हैं तो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज इनहांस होती है। इसी प्रकार रेड कलर का प्रयोग जब बॉर्डर्स में, लीपिंग्स में उचित मात्रा में करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज इनहांस होती है, वो बढ़ती है। ओवरडोज हो जाएगा तो क्रोध होगा। ये सब रंगों के गुण हैं। ये क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं कि पहले वास्तु दोष का पता लगे कि व्यक्ति यदि एग्रेसिव है और घर के इंटीरियर में, घरों में रेड कलर का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है तो उसके कारण उसमें एग्रेसिवनेस है। तो जब दोष का पता लगेगा तभी तो रिमेडीज अपन उसकी कर पाएंगे। तो इसलिए पहले दोष का पता होना चाहिए कि रंग का दोष है क्या। हर कलर की अपनी प्रॉपर्टी है। गोल्डन कलर जो है वो बिजनेस टेंडेंसीज को इनहांस करता है, व्यावसायिक गुणों को बढ़ाता है। काला रंग जो है वो डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए दीवार पर इधर उधर, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जब अपने को मालूम होगा कि रंग का दोष है क्या, इसी प्रकार आकार के दोष होते हैं। शेप जो है उसकी प्रॉपर्टीज है, वास्तु के ग्रंथों में डिफाइन की है। भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताएं। पूरे टाउन का, पूरे नगर का यदि वो आकार है तो सारे नगरवासियों में वो प्रॉपर्टीज मिलेगी। किसी कॉलोनी का है, किसी प्लॉट का है, बिल्टअप का है, जो भी शेप है, जो भी शेप, जैसे वर्गाकार भूमि जो स्क्वायर प्रॉपर्टी है वो चारों पुरुषार्थ को देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ 4 है। हाँ, 4 पुरुषार्थ। धर्म यानी अपने स्वधर्म का पालन करना, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके इथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करना, ये धर्म। अर्थ क्या है? अपने जो प्रोफेशन है, अपना जो व्यापार व्यवसाय है, उसके जो इथिक्स नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए धन कमाना, वो अर्थ है, सेकंड पुरुषार्थ। काम का मतलब वैसे सेक्स होता है, पर यहां उसका अर्थ कामनाओं की पूर्ति करना है कि जो आपने अर्थ, धन, धर्म पे खड़े होके कमाया, उससे कामनाओं की पूर्ति करो तो तृप्ति होगी। नहीं तो कामनाएं, वासनाएं वो बढ़ती जाएंगी। और उसके बाद जो चौथा पुरुषार्थ है, मोक्ष है, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित रहना, ये चौथा पुरुषार्थ है। ये किससे होता है? शेप्स के थ्रू प्राप्त करना हो, वास्तु के थ्रू यदि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करना हो तो उसके लिए सबसे जो अच्छा आकार है वो वर्गाकार है, स्क्वायर प्रॉपर्टी, कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट। आज जो सोसाइटी में समस्याओं की जो जड़ है, जड़ रूट कॉज, वो स्वधर्म का पालन न करने से, अपना जो अर्थ अपन सोसाइटी में कमा रहे हैं वो आज संतुष्टि क्यों नहीं दे पाता है। तो अपने को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मविश्लेषण करना होगा कि क्या वो अर्थ हमने धर्म पर खड़े होकर कमाया। यदि कमाया है तो वो संतुष्टि देगा। यही तो है, यही है कि जो सोर्स है वही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बाकी जो है वो गड़बड़ रहेगी। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति में भी देखेंगे, विषय को समझेंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन चल रहा है कि आज जो अपन वास्तु कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो शास्त्र क्या कहता है, तो उसमें अपन भूमि को देखेंगे, शेप्स को देखेंगे, कलर्स को देखेंगे, आकार के गुणों को याद रखेंगे। जैसे आज बताया कि वर्गाकार जो भूमि है, जो स्क्वायर प्रॉपर्टीज है, चाहे वो प्लॉट हो, बिल्टअप हो, रूम हो, चाहे वैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर भी यदि हम लगाएंगे स्क्वायर, तो उससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में वो सहायक होता है। तो आकार के गुण है, रंग के गुण है। इसी प्रकार स्वाद है, जैसा भोजन करेंगे वैसी टेंडेंसी बनेगी। मीठा भोजन जो है वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को इनहांस करता है। तो वास्तु के ग्रंथों में दे दिया कि मिट्टी जो है वो यदि मीठी है तो वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को इनहांस करती है। मिट्टी से तात्पर्य नहीं है। शास्त्र में क्या है? शास्त्र में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जो बात जहां कहना है उसको वहां नहीं कहते हैं, और जहां उसका संदर्भ कम है
वहां उसको खोल के रख देते हैं, उसको बहुत विस्तार से बताते हैं। तो जो पात्र होगा, जो लायक होगा, जिज्ञासु होगा, वो उसको प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए भूमि के जितने गुण बताए वो वास्तव में कलर्स की, शेप्स की और टेस्ट की प्रॉपर्टीज है। तो स्वाद के माध्यम से स्वाद के गुण बताए, तो मीठा भोजन जो है वो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है। उसके पश्चात जो तिक्त है, स्पाइसी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है। बिजनेसमैन के लिए खट्टा भोजन कहा है, क्योंकि बिजनेसमैन जैसे वो स्पाइसी फूड खाएगा, मिर्च वाला खाएगा, तो एग्रेसिवनेस आएगी उसके प्रोफेशन में, उसके बिजनेस में, उसकी बातचीत में। उसके कारण उसका जो है वो कस्टमर से कह लो, क्लाइंट से कह लो, वो क्रोध में बातचीत कर सकता है, उससे उसका बिजनेस सफर हो सकता है। तो जब एज ए वास्तु कंसल्टेंट, ऐसा हमारा अपना मानना है कि आपको क्लाइंट की जातक की फूड हैबिट पता होगी, रंग के, शेप्स के गुण पता होंगे, प्रॉपर्टीज पता होगी, तो आप पिन पॉइंट ट्रेस कर पाएंगे कि एक्चुअल में समस्या है कहाँ। वो प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है या रंग का दोष है, गंध का दोष है। गंध के भी गुण है। एक ग्रंथ है बृहद संहिता। बृहद संहिता जो वराह मिहिर ने लिखी है, उसमें गंधर्व युक्ति नामक अध्याय है। कैसे वास्तु का सुधार गंध से कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी, जिसको आप 1,76,720 प्रकार की गंध। ड्राइंग रूम के लिए गंध अलग है जो फ्रेंडशिप को एनहांस करे, बेडरूम के लिए गंध अलग बताई गई है। ये जितने देवी देवता है ना, जितने जितने, जैसे लक्ष्मी जी की एक गंध है, तो उसका पता लगाओ। लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएंगे, पुजारी जी को प्रसन्न करेंगे, लक्ष्मी जी को, तो उनसे भेंट पूजा वहां चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पुजारी जी फिर बताएंगे कि कौन सा फूल चढ़ता है, कौन सी स्मेल लक्ष्मी जी के लिए है, कौन सी गंध लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग में लाते हैं। उस गंध का जब अपन स्वयं सेवन करेंगे या क्लाइंट सेवन करेगा, जातक सेवन करेगा, तो जो लक्ष्मी के धन अर्जन से संबंधित जो सेंटर्स हैं एक्टिवेट होंगे, तो धन अर्जन में सहायक होंगे। हर देवी देवता की गंध बताई गई है, चाहे उसको अष्टगंध के रूप में समझें, चाहे उसको पुष्प आदि के रूप में समझें। तो हमें वास्तु दोष का पहले पता होना चाहिए कि ये गंध का दोष तो नहीं है, बदबू वगैरह आती है, उसके कारण समस्या है। तो अभी अपन आज की इकाई में, आज के पाठ में, थोड़ा सा ये वास्तु दोष कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 2 मिनट बाद अभी फीडबैक आपका लेने वाले। इसी प्रकार परिवेश है, लोकेलिटी है, सोसाइटी है, सराउंडिंग्स है, कि आसपास किस प्रकार का वातावरण है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ का जो पहला अध्याय है, उसमें इसमें बहुत अधिक से प्रकाश डाला है। उसमें बताया गया कि आसपास की जो लोकेलिटी होती है, सोसाइटी होती है, अप्रोच होता है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। साइट सिलेक्शन में अपन देखेंगे विस्तार से, अभी तो एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। सबसे पहले हो सकता है अपन भूमि साइट सिलेक्शन ही टॉपिक ले लें ग्रंथ के इंट्रोडक्शन के पश्चात, कि उसका अप्रोच कैसा है, आसपास कैसे लोग रहते हैं, वो जो अपन ने भवन बनाने जा रहे हैं वो कहाँ स्थित है, उसकी लोकेलिटी क्या है, स्क्वायर है, चौराहा है, क्या है, और जैसी वो लोकेलिटी है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको भी बताया विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय साइट सिलेक्शन। तो जब अपने को वो दोष पता होगा, जैसे विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय में ही बताया कि जो धूर्त होता है, शायद उसको इंग्लिश में फ्रॉड कहते हैं या चीट कह सकते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति यदि आसपास में कोई रहता है, तो कहा है कि वो पुत्र को प्रॉब्लम होती है, कि पुत्र उसकी बातों में आ जाता है। कोई पर्सन नया नया रिटायर्ड हुआ हो, उसके पास फंड हो, और कोई ऐसा आसपास में व्यक्ति रहता हो, मान लो, तो वो कोई उसका इन्वेस्टमेंट गलत जगह करवा सकता है। तो ये सब वास्तु दोष हैं, ये शास्त्र में लिखे हैं विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में,
इसको विस्तार से प्रकाश डाला है। हेयम दुक्खम अनागतम, हेयम दुक्खम अनागतम जो है वो पतंजलि योग सूत्र से, कि आने वाला जो दुख है उसका हम त्याग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले से जान लो, साइट सिलेक्शन प्रॉपर कर लो। आसपास होटल है, क्लब है, डिस्कोथेक है, मॉल है, उसके पास में साइट ना ले, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, न्यूसेंस होगा। तो आसपास के परिवेश का दोष है क्या? फिर जो पृथ्वी है, जमीन है, ये एक अपनी स्लाइड पूरी हो जाए फिर आपका फीडबैक लेते हैं। फिर जो भूमि है उसके अंदर जो नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको शल्य कहते हैं, है ना। जैसे वो कहते हैं ना, वो शरीर के अंदर कुछ है, क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस है, कुछ है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो सर्जरी करता है, सर्जरी। और सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, वो शरीर में से वो जो काम की चीज नहीं है उसको निकाल देते हैं, खराब है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं, ये सब विस्तार से अपन देखने वाले हैं अपने कोर्स में। आपको जो बुक दी है वो कोर्स बुक पत्राचार पाठ्यक्रम, उसमें सारे लेसन्स हैं। अपन एक एक लेसन्स को समरी फॉर्म में या डिटेल फॉर्म में जैसा भी समय होगा उसके हिसाब से देखेंगे कि जमीन के अंदर जो नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट है, नकारात्मक ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ हैं, उसको कैसे ट्रेस करना, उसको शल्य कहा है, उसको कैसे फाइंड आउट करना, फिर कैसे उसको रिमेडी करना, ये देखने वाले। अप्रोच कैसी है, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस प्रकार से अनेकानेक वास्तु दोष हो सकते हैं। प्लानिंग और प्लेसमेंट तो बहुत बात की बात। तो थोड़ा सा अपन एक फीडबैक भी ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 1-2 मिनट का फीडबैक लेके फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी माइक भी ओपन कर देते हैं और देख लेते हैं किधर है भाई माइक। ज़्यादा नहीं, जो अभी स्टडी अपन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ आपकी जिज्ञासा होंगी तो उसका स्वागत है ना। कुछ हो एक आध तो पूछ लें, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी बोलें। हाँ, रूपल जी और जयश्री जी। जय श्री हरि सर। जय श्री हरि, कहें। सर, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले जो पदार्थ हैं वो मिटाने के लिए शास्त्र में एक तो क्वेश्चन वाला सिस्टम बताया है, दूसरा कौन सा हो सकता है? हाँ, पूरे डिटेल में लेने वाले हैं, जितने भी नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट है उसको अपन देखने वाले हैं, पूरा एक लेक्चर लेंगे जी। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जय गुरुदेव गुरु जी। हाँ बोले। गुरु जी, ये जमीन को लेकर ही शल्य माना जाता है कि घरों के अंदर भी जैसे कुछ ऐसे एलिमेंटल इम्बैलेंस हो, धातु होगा तो इसको भी शल्य माना जाएगा? हाँ, अभी अपन बताएंगे, पर अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या? हाँ जी सर। हाँ बस फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अभी, है ना। नवीन जी कुछ कह रहे हैं तो एक आध संक्षेप में सुन लें जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ नमस्कार, कहें। अभी तक आपने कल से अभी तक जितना कुछ बताया, बहुत ही बताने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत आप धीरे धीरे करके बताते हैं जी। तो जितना बताते हैं वो सारा का सारा एक बार में स्टोर हो जाता है, बहुत अच्छा, उसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत और वो कंठस्थ हो जा रहा है। थैंक यू। और कोई एक फीडबैक और, सुजाता शरण जी कुछ कहना चाहते हो तो कह दें। नमस्ते सर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे स्क्वायर प्लॉट होते हैं हमारे, जी तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट और अगेन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाता है जी। जब हमारे फ्लैट सिस्टम होता है तो सारी की सारी कुछ जो एरिया जो होता है वो रेगुलर रेक्टेंगल या स्क्वायर ना होकर के कटा हुआ होता है। ठीक। तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे मेंटेन हो पाएगा? ठीक, बस लास्ट क्वेश्चन था। देखो, पहले चीजों को समझ लो कि अपन वास्तु शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो शास्त्र की परंपरा के अनुसार पहले जो शास्त्र में दिया है उसको समझेंगे। हमने अपना कोई भी एक्सप्लेनेशन, ये जो साइंटिफिक है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हो, चाहे कुछ का हो, तो वो कोई यदि टेक्निकल बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा तो उसके लिए थोड़ा सा कहने का प्रयास करेंगे। पहले अपन शास्त्र को समझ लें। अभी जो फीडबैक हम लेना चाह रहे हैं कि इतना पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा स्पष्ट हो रहा हो कि नहीं,
इसलिए वो थोड़ा सा फीडबैक अभी ले रहे हैं, बीच बीच में फिर लेते रहेंगे। उसके बाद वास्तु में आयादी का डिस्क्रिप्शन है। आयादी क्या है? आयादी यानी, थोड़ा स्क्रीन उसकी फुल कर देता हूं, प्रेजेंटेशन आ गया। तो आयादी क्या है? आयादी वास्तु के सभी ग्रंथों में, चाहे वो मानसार हो, चाहे वो मैमत हो, चाहे वो मनुष्यालय चंद्रिका हो, चाहे वो राजवल्लभ हो, चाहे वो विश्वकर्म प्रकाश हो, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, सब में लंबाई चौड़ाई वास्तु के अनुरूप क्या होना चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन अपने को प्राप्त होता है। चाहे वो प्लॉट की लंबाई चौड़ाई हो, कमरे की हो, फर्नीचर की हो, इनके सूत्रों में यानी फॉर्मूलाज में तो डिफरेंस हो सकता है। इंटेलेक्ट के लिए कैसे लंबाई चौड़ाई रखना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे टेबल कुर्सी का साइज होना, पलंग का साइज होना, कमरों का साइज होना, बिजनेस के लिए कौन सा लेंथ विड्थ को यदि अपन फॉलो करेंगे तो बिजनेस अपना ग्रोथ करेगा, ये सारा कुछ शास्त्र में दिया है, इसको अपन देखेंगे। अभी यहां क्यों ले रहे हैं टॉपिक वास्तु दोष में, कि जैसे मान लो व्यवसाय की टेबल, बिजनेस की डील करना है, और उसमें लेंथ विड्थ उसकी ऐसी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो व्यक्ति में एग्रेसिवनेस रहेगी, ये वास्तु की विशेषता है। फिर जिसको आप लोग ग्रिड कहते हैं, पद विन्यास, वास्तु के ग्रंथों में उसको पद विन्यास कहा है। ये 32 टाइप्स का होता है, 32 प्रकार का होता है। सकल है, पेचक है, पीठ है, महापीठ है, उपपीठ है ना। फिर वो अन्य है, महापीठ, उग्रपीठ, फिर उसके आगे चलो तो स्तंडिल है। ऐसे 32 टाइप्स का पद विन्यास होता है। अपन जो ग्रिड बनाते हैं 9x9 की ग्रिड बनाते हैं, उसको स्टडी करेंगे, उसी के आधार पर सारी प्लानिंग होगी। ये जो प्लानिंग प्लेसमेंट होता है वो कैसे करते हैं कि एक एक जो उसमें देवता है, 45 जो देवता है, 45, वो 45 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी है। ब्रह्मा है, आरिमा है, विवस्वान है, मित्र है, भूधर है। 4 नाम याद करके आना है कल सबको। मध्य में एक देवता है ब्रह्मा, बताएंगे। तो ब्रह्मा, आरिमा, विवस्वान, मित्र और भूधर, ये 5 देवता अपने को याद करना है। 4 दिशा भी याद कराएंगे। हाँ, 4 दिशा के नाम भी पूछेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, कि डायरेक्शन को कैसे पढ़ना, कैसे प्रोनाउंस करना। सूर्योदय भी देखेंगे कि सूर्य किस दिशा में उगता है, पूछने वाले, और आनंद आएगा। सूर्योदय में, सूर्यास्त में, उत्तरायण दक्षिणायन में। क्या प्रेजेंटेशन नहीं है? देखते हैं, देख तुमको आ रहा है प्रेजेंटेशन? घुमा होगा। हाँ, प्रेजेंटेशन चालू है उसमें तुम्हारे, इसमें नहीं, तुम और कुछ होगा, देखना पड़ेगा। तो एक मिनट, हम माइक चालू करके देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। हाँ, इसमें कनेक्शन चला गया। लॉस्ट नेटवर्क कनेक्शन, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। आया मेरे इसमें? हाँ, अभी नहीं आया। वाईफाई कहाँ गया? वाईफाई ही बंद हो गया इसका।